जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई आर्मी का एग्जाम आने वाला है। मैं डेली आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए डेली क्वेश्चन लेके आता हूं आर्मी के। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप हर एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने हैं, हर एक क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना है। ये क्वेश्चन देखने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत कुछ नया सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, विश्वास रखिएगा, जैसे ये क्लास पूरी होगी आप देखना, आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, सर ने जो बात बताई है एक एक बात इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे, और जब क्लास पूरी होगी तो बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए मेरे भाई, चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों, सवाल छोटा सा है ये, लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत बार आता है। देखो, इस सवाल से हम क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखो, ऐसे मैं लिख देता हूं x की पावर 2, फिर दोस्तों ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर लिख देता हूं 3। दोस्तों, मैं फिर भी इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूं, लिख देता हूं 5। और कोई मेरे से पूछ ले कि भी इसका जो मान है वो बताइए क्या होगा। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसे कोष्टक लगा के, ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर लिख के देगा, तो दोस्तों ये जो पावर होती है ना, ये हमेशा मेरे भाई गुणा हो जाती हैं। तो ये 2 हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स की पावर 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30। अगर दोस्तों ये पेपर में सवाल आया होता तो इसका मतलब हम क्या करते, इन पावर को आपस में गुणा कर देते और इस सवाल का उत्तर बोल देते x की पावर 30। यानी कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा हम यहां से सीखेंगे कि जब कोष्टक लगी हुई होंगी, ब्रैकेट लगे हुए होंगे और पावर के ऊपर पावर लिखी हुई होगी, तो वो पावर मेरे भाई मेरे दोस्त हमेशा गुणा हो जाती हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, पावर को आपने गुणा करना है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल अपने से पूछा गया था कि भाई यहां पे 21 की पावर 3 है, पावर में 1/3 है, तो दोस्तों ये पावर है 3। तो अभी मैंने बताया है कि ये पावर में पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। तो दोस्तों 3 में 1/3 से गुणा कर देंगे, 3 कट जाएगा मेरे भाई, 21 की पावर 1 का मतलब अपने इस सवाल का उत्तर जो है वो 21 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था ये सवाल। पावर के ऊपर पावर जब भी हो, कोष्टक लगा हुआ हो, दोस्तों पावर को गुणा कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है, अपना उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 21। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भाई दोस्तों, ये है कि भाई एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाने का प्रयास करूंगा, वो ये है कि दोस्तों कई बार आर्मी के एग्जाम में 3D का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। फॉर्मूला नहीं पूछेगा तो सवाल एक छोटा सा बनेगा कि भाई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज देगा और आपसे डायरेक्ट उसका आयतन पूछ लेगा। मैं एक बार दोस्तों आपके लिए यूजफुल चीजें क्या क्या हैं वो लिख देता हूं। देखो मेरे भाई, अगर आपसे कभी घन का आयतन पूछ ले तो याद रखना, घन का जो आयतन होता है वो दोस्तों भुजा का क्यूब होता है। अगर दोस्तों कभी आपसे घनाभ का आयतन पूछ ले, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। दोस्तों अगर कभी आपसे बेलन का आयतन पूछ ले तो बेलन का जो आयतन होता है वो याद रखना है पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोस्तों अगर कभी आपसे शंकु का आयतन पूछ ले तो शंकु का आयतन मेरे भाई होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में 1/3 का फर्क होता है बस। दोस्तों अगर कभी अपने से गोले का आयतन पूछ ले तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों यहां से एक बात ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये आर क्यूब होता है और इसको याद कर लेते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन याद रखना गोले के केस में ये आर क्यूब रहेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें अर्धगोले की, तो दोस्तों अर्धगोले का जो आयतन होता है इस 4 की जगह 2 हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आपने जरूर याद करके जाना है। 6 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा।
घन का जो आयतन होगा वो भुजा का क्यूब होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, बेलन का आयतन बोलिए क्या होगा, अरे बोलिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, घनाभ का आयतन सॉरी दोस्तों गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये बात ध्यान रखना। और दोस्तों अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों तो फिर अपना जो सवाल है वो बेलन के आयतन पे बना हुआ है, पूछ रहा है कि भाई आप तो बस ये बता दीजिए त्रिज्या 7 है ऊंचाई 12 है तो बेलन का आयतन कितना है। तो दोस्तों बेलन का यह आयतन हम याद कर लेंगे कि मेरे भाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद नहीं हो रहा ना, तो देखो एक छोटी सी बात देखिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पाई आर स्क्वायर बताइए क्या होता है, बोलिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर तो आपको याद है ना दोस्त, पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल में बस ऊंचाई से ही तो गुणा किया गया है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे ना तो मेरे भाई इसका आयतन आ जाएगा। तो बताइए इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों पाई की जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम 22/7। और दोस्तों आर स्क्वायर त्रिज्या है अपने पास 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। और दोस्तों ऊंचाई है 12। दोस्तों 7 से ये मैं 7 काट दूंगा, 12 की 7 में गुणा करेंगे दोस्तों 84 की 22 में गुणा कर देंगे, 2 की 4 में गुणा 8 और 2 गुणा 8 16। दोस्तों 2 की 4 में गुणा 8 और 2 गुणा 8 16। तो दोस्तों ये आया 8 और 4 14, 7 और 1 8, 1848। जिस ऑप्शन में मिलेगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1848 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। भाई उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। ये सारे वो सवाल हैं दोस्तों जो पेपर में पूछे गए हैं और फिर से इन्हीं सवालों पे क्वेश्चन बनेंगे, आप मेरे पे विश्वास रखिएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, अभी हम एक बार सीख लेते हैं। दोस्तों जब संख्याओं के आधार समान होते हैं, जैसे मैं आपको संख्या से लिख के समझाऊंगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं लिख देता हूं भाई 2 की पावर 5, दोस्तों मैं लिख देता हूं 2 की पावर 10, मैं लिख देता हूं 2 की पावर 2, मैं लिख देता हूं 2 की पावर 3। दोस्तों ये एक छोटी सी बात होती है कि जब संख्याओं के आधार समान होते हैं और वो गुणा में होती हैं, ये बात समझना आप। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब संख्याओं के आधार समान होते हैं और वो गुणा में होते हैं तो ये जो पावर होती है ना, ये जो घात होती हैं जिनको आप डिग्री घात या पावर बोलते हैं, ये हमेशा जुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है गुरुजी, दोस्तों यहां पे मैंने 2 लिख दिया तो ये जो पावर है ना पावर, ये मेरे भाई जुड़ जाएंगी। यहां पे 5 है प्लस 10 है प्लस 2 है प्लस 3 है। तो दोस्तों ये क्या बनेगा बताओ, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। 2 की पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 20 बन जाएगा। देखिए कुछ भी तो नहीं किया मैंने, सबका आधार कितना है, 2 है। और आधार समान होते हैं तो पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो दोस्तों ये पावर जुड़ती चली जाएंगी। यहां पे पावर जुड़ने के बाद 2 की पावर 20 आएगा। बताइए सवाल ऐसा ही है कि नहीं है। अरे ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है और बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। देखो यहां पे हम पावर को जोड़ेंगे, दोस्तों यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां पे भी x। देखो ये प्लस का 4, ये प्लस का 3, बताइए 7 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये माइनस का 2 है तो मेरे भाई 7 में से 2 घटाओगे तो बताइए कितना बचेगा, 5। तो देखिए x की पावर 5 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन 2 में x की पावर 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी संख्याओं के आधार समान होते हैं उनकी पावर हमेशा जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पे पावर हमेशा जुड़ जाती हैं, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, पावर जो है वो जुड़ जाएंगी। तो यहां पे पावर जुड़ चुकी हैं, ये आ जाएगा दोस्तों जुड़ने के बाद 2 की पावर 20। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि भाई 60 84 108 का HCF क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कई बार बच्चों को HCF ही निकालना नहीं आता और आर्मी में ये आया हुआ सवाल है। HCF निकालने का मैं बेस्ट तरीका बताता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखना दोस्तों HCF निकालने के लिए आपके लिए यूजफुल बेस्ट तरीका क्या होगा, सुनिएगा। जैसे मेरे भाई हमने 60 का 84 का और 108 का महत्तम समावर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो दोस्तों आप ना इन तीनों संख्याओं को
किसी भी नंबर से तब तक भाग लगाइएगा जब तक ये एक साथ भाग होती हैं। देखो अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को उत्तर निकालना है। तो दोस्तों मान लिया मैं इतना तेज नहीं हूं, मेरा दिमाग कहता है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 से भाग कर दूंगा मैं 30, 2 से भाग कर दूंगा मैं दोस्तों 42, 2 से 5 बार में 10, 2 से 4 बार में 8। आप बोलेंगे सर 2 का तो भाग हमने कर दिया। मेरे भाई आप फिर देखिए ये तीनों संख्या किससे भाग होती हैं। आप बोलेंगे सर 2 से फिर भाग हो जाएंगी। तो दोस्तों ये 2 से 15 आया, ये 2 से 21 आया और 2 से 27 आया। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर अब फिर देखना है क्या, मैं बोलूंगा भाई अब एक बार और देखो आप किससे भाग होंगी। तो दोस्तों 15, 21, 27 2 से तो होंगी नहीं लेकिन 3 से होंगी। 3 से भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 साते 21, 3 से 9 बर में 27। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार एक ऐसा नंबर बताइए जो 7 को, 5 को और 9 को भाग करोगे। एक साथ भाग होना चाहिए, अलग अलग नहीं मेरे भाई, एक साथ भाग होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर मार्केट में ऐसा नंबर है ही नहीं जो इनको भाग कर दे। तो तुमने यहीं रुक जाना है। इन संख्याओं की गुणा करनी है, 2 की 2 में गुणा करेंगे, फिर 3 में गुणा करेंगे। दोस्तों 2 की 2 में गुणा 4, 4 की 3 में गुणा 12। इन संख्याओं का जो HCF है वो 12 आ जाएगा। बी ऑप्शन में बैठा हुआ है भाई 12। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ऐसे तो टाइम लगेगा। अरे मेरे भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी कैपेसिटी डायरेक्ट 12 से डिवाइड करने की है तो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 12 से 5 बर में 60, 12 से 7 बर में 84, 12 से 9 बर में 108। 2 मैंने दोस्तों इसलिए लिया है कि सबकी कैपेसिटी इक्वल नहीं होती। किसी बच्चे के माइंड में 2 आएगा, किसी के माइंड में 3 आएगा, किसी के माइंड में 4 आएगा, किसी के माइंड में 6 आएगा, किसी के माइंड में 12 आएगा। जिसकी जैसी कैपेसिटी है वहां से आप डिवाइड करना शुरू कीजिए। बड़े से पहले डिवाइड कीजिए, छोटे से बाद में डिवाइड कीजिए, छोटे से पहले कीजिए, बड़े से बाद में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी HCF निकालने में। HCF हमेशा आपका सही निकल के आएगा। तो दोस्तों ये चौथा कॉन्सेप्ट था चौथे क्वेश्चन के साथ कि जब भी हम संख्याओं का HCF निकालेंगे दिए गए नंबर को हम तब तक भाग करते रहेंगे जब तक वो सारी की सारी संख्या एक साथ भाग होती है। जब एक साथ भाग होना बंद हो जाएगी भाई हम भी बंद हो जाएंगे। जो नंबर आए हैं उनकी गुणा कर देंगे दोस्तों, अपने पास उनका HCF निकल के आ जाएगा। उम्मीद है भाई ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों देखो एक छोटी सी बात ध्यान से एक और सुनते हैं ना, ये 5वां क्वेश्चन 5वें कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब देखो कई बार तो बच्चे ना ये भी गलती कर देते हैं, 12 में 12 को जोड़ेंगे 24 और 24 का 12% निकालने लग जाएंगे। दोस्तों ये गलती आप मत करना। बोर्ड मास का नियम यहां पे भी अप्लाई होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊं, छोटा सा एग्जांपल लिख के दिखाऊं दोस्तों। अगर जैसे मान लिया मैंने 5 + 7 और मैंने जैसे ऐसे लिख लिया 5 - 3 और दोस्तों +2। तो देखो आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा ना, अब आप एक बार खुद सोचिए इसका उत्तर क्या आएगा। एक बार सच सच सोचिए, आप ईमानदारी से सोचिए, बताइए इसका उत्तर क्या आया। अब देखो ज्यादातर बच्चों के माइंड में ना इस सवाल का उत्तर 0 आ जाएगा। आपने भी हो सकता है 0 ही सोचा हो, लेकिन मेरे भाई ये बोर्ड मास नियम पे काम करेगा। अब आपने क्या सोचा 5 और 3 2 5, 5 - 5 ये 0 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको 0 बोलना गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है 5 - 3 + 2। दोस्तों माइनस से पहले प्लस किया जाता है। तो देखो ये प्लस का 5 है और प्लस का 2 है, तो ये पहले जुड़ेगा। 5 में 2 जुड़ेगा तो ये 7 बनेगा। फिर -3 करेंगे, 7 में से -3 करेंगे तो दोस्तों ये 4 बन जाएगा अपने पास। यहां से 4 निकल के आएगा, ना कि 0 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब यही पे है कि पहले 12 का 12% निकलेगा, फिर जो भी आएगा ना वो 12 में जुड़ेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है पेपर में। जल्दबाजी आप ऐसे मत करना कि 12 में 12 को जोड़ो और फिर 12% निकालो, ये मत निकालना मेरे भाई। देखो चलिए भाई मैं बताता हूं आपने क्या करना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर एक चीज बड़ी प्यार से सिखाने वाला हूं मैं। सबसे पहले दोस्तों हम 12 का 12% निकालेंगे। तो दोस्तों 12 में 12 का % निकाल के जोड़ेंगे, 12 का 12% निकालेंगे तो 12 में 12 से गुणा करके बटे 100 कर देंगे। दोस्तों जब भी किसी संख्या का कभी कुछ % निकालना हो ना तो वो संख्या गुणा करके बटे 100 कर देना, बस इतना सा काम करना। यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों 12 + 12 × 12 कितना होता है 144 बटे 100 है, बटे 200 दोस्तों 100 का मतलब जितनी 0 होती है ना उतने के बाद पॉइंट लग जाता है।
12 में 1 जुड़ेगा 13 और दोस्तों पॉइंट में 4 तो 13.44 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 13.44। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। देखो मैं फिर बताता हूं मैंने क्या किया दोस्तों, यहां से मैंने कुछ नहीं किया, 12 का 12% निकाल दिया, 12 गुना 12/100, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 13.44 आया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों ये सवाल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अच्छा ये जो सवाल बार बार आए ना, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि यार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर उसको बार बार ले रहे हैं। देखो ऐसे सवाल को करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज वो तरीका बड़े ही प्यार से सिखाऊंगा मैं आपको। देखो दोस्तों ऐसे सवाल में आपने क्या करना है मेरे भाई, जो दिन होते हैं ना दिन, उनकी संख्या को आपने ऊपर उठा के लिख देना है। अब क्या करना है, बाद में जो आदमी दे रखे होंगे ना, बाद में जो आदमी दे रखे होंगे, पहले जो आदमी होते हैं उसको हम, आदमी को अंग्रेजी में बोलते हैं एम, मतलब मैन, और मैन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एम। तो बाद के आदमी 2 नंबर पे जो आदमी होंगे वो बाद में पहले लिखने हैं, पहले वाले आदमी डिवाइड में करने हैं। अगर दोस्तों महिला यानी कि वुमेन दे रखी हैं तो उनको हम ऊपर लिख लेंगे बाद वालों को, और पहले वालों को नीचे लिख लेंगे। अगर कई बार लड़के महिला ना देके वो लड़के लिख देता, लड़के को बोल देंगे बॉयज, तो B2 को ऊपर लिखना है, B1 को नीचे लिखना है। अब आपको ये बात समझ नहीं आई तो मेरी बात सुनिए। यहां पे 8 आदमी दे रखे हैं तो ये M1 की वैल्यू है, यहां पे 6 आदमी दे रखे हैं ये M2 की वैल्यू है। जो बाद में दिया होता है वो ऊपर आएगा, और जो मेरे भाई पहले दिया होता है वो नीचे आएगा। बस इतनी सी कहानी है इस सवाल की, कुछ भी नहीं है। बाद वाले जो आदमी और लड़के होते हैं ना वो ऊपर लिखते हैं, और पहले वाले मेरे भाई नीचे लिखते हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे देखिए, दिनों की संख्या बताइए कितनी दे रखी है, 25। अच्छा भाई बाद में कितने आदमी हैं, आप बोलेंगे गुरुजी 6 आदमी हैं। भाई पहले कितने आदमी हैं, आप बोलेंगे सर जी 8 आदमी है, भाई लिख दिए। प्लस बाद में कितनी औरत हैं, आप बोलेंगे गुरुजी 11 है। भाई पहले कितनी औरत हैं, आप बोलेंगे गुरुजी 12 है। भाई सोल्व करेंगे दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है, सोल्व करेंगे आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखो ऊपर तो हम लिख देंगे 25, ठीक है। नीचे अगर इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम, चलिए एक बार मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर वाले को भूल जाइए, नीचे नीचे को सोल्व करेंगे बस एक बार इतने इतने को। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाए, छोटे से छोटा हो, तो दोस्तों 24 आ जाएगा। आप देखना ध्यान से, इस 24 में ना, इस 24 में दोस्तों 8 का भाग लगाइए, जितनी बार में भाग जाएगा ना उस संख्या की ऊपर गुणा की जाती है। 24 में 8 का भाग बताइए कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 बार में जाएगा। तो दोस्तों 3 की 6 की गुणा कर देंगे, यहां पे 18 आ जाएगा। अब आप मेरे को बताइए 24 में भाग जाएगा 12 का कितनी बार, आप बोलेंगे सर 2 बार जाएगा। दोस्तों 2 की 11 में गुणा कर देंगे 22। तो दोस्तों 22 और 18 ये बन जाएगा 40/24। अब हमने कुछ नहीं करना, ऊपर लिखा हुआ है 25, दोस्तों ये मैंने 25 लिख दिया। यहां हमने निकाल दिया 40/24, तो 40/24 में 24 पलट जाएगा मेरे भाई, 24 ऊपर आ जाएगा। 8 से 3 बार में 24, 8 पंजे 40, 5 से 5 बार में 25, 5 की 3 की गुणा करेंगे 15, जिस ऑप्शन में होगा वो उत्तर आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो दोस्तों आ जाएगा 15। बताइए इसमें क्या था, छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, आगे से कभी परेशान नहीं करेगा। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल में से है। आज की क्लास में कराया हुआ हर एक सवाल आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, और हर एक सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों चाल समय दूरी से हमने लिया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी आर्मी में कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरे भाई ये वो सवाल है जो क्लर्क, आर्मी क्लर्क और टेक्निकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आर्मी जीडी के एग्जाम में भी पूछ ले। तो ऐसे सवाल को करने का आसान तरीका क्या है वो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। यहां कहता है कि एक लड़का, देखो ऐसे सवाल को करने का पहले तरीका सुनिए, सवाल हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे सवाल में अपने से दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा दूरी, तो दूरी निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है तुमने। जो भी चालें दे रखी होंगी उनका दोस्तों गुणनफल ऊपर लिखना है। दोस्तों जो भी आपने चालें दे रखी है ना उनका गुणनफल ऊपर लिखना है, नीचे हमेशा चालों का अंतर लिखना है। दोस्तों ऊपर तो चालों की गुणा लिखेंगे और नीचे चालों का अंतर लिखेंगे। इनटू दोस्तों गुणा करना है समय के अंतर से।
समय का जो अंतर होगा ना उससे दोस्तों गुणा करना है, गुणा में समय का अंतर, फिर सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा ना वो अपना उत्तर आ जाएगा। क्या बताया मैंने, बताओ एक बार। तो आपने कहा सर चालों की गुणा ऊपर करके लिखिए, भाई बहुत बढ़िया, नीचे चालों का अंतर लिखिए, समझ गए, गुणा करिए समय के अंतर से। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों कहता है कि एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाई साहब स्कूल जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 3 की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्तों 4 की चाल दे रखी है तो मैंने 4 लिख दिया, फिर बाद में 3 की चाल दे रखी है तो 3 लिख दिया, चालों की मैंने गुणा करके लिख दी, नीचे चालों का अंतर, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, गुणा में समय का अंतर। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एक बार देरी का टाइम है, एक बार पहले का टाइम है तो वो जुड़ जाएगा, एक बार देरी का टाइम है, एक बार पहले का टाइम है तो जुड़ जाएगा। जैसे 10 मिनट पहले का टाइम है और 10 मिनट देरी का टाइम है तो ये जुड़ जाएगा, ये 10 और 10 20 आ जाएगा, और 20 ये दोस्तों मिनट आएंगी मिनट, और 20 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 कर देंगे, क्योंकि ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसलिए मिनट का समय घंटे में बदला जाएगा और बटे कर देंगे 60। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी आपने ये जोड़ क्यों दिया। मान लो दोस्तों आपको ना अपने घर से कहीं शहर में जाना है, अपने गांव से कहीं शहर में जाना है, और मान लो कि आपकी जो बस है ना वो 8 बजे आती है। कितने बजे आती है? 8 बजे। आप ना किसी ने आपको कह दिया कि यार वो बस ना थोड़ी जल्दी आ जाती है तो आप जल्दी चले जाना, तो भाई साहब आप 8 मिनट पहले ही जाके बैठ गए, सॉरी 10 मिनट पहले ही जाके बैठ गए। 8 बजे बस आती है, आप 10 मिनट पहले जाके बैठ गए, तो सोचिए कितने बजे बैठ गए। आप बोलेंगे सर हम तो 7:50 पे जाके बस स्टैंड पे बैठ गए। फिर बस क्या हुआ कि धुंध के कारण, सर्दी है तो धुंध है, सर्दी में धुंध के कारण 10 मिनट लेट आई, 10 मिनट आप पहले गए और बस 10 मिनट लेट आई, तो अब आप सोचिए कि आपने बस का इंतजार कितनी देर किया। आप बोलेंगे सर 10 मिनट पहले गए, 7:50 पे बैठ गए, 8:10 पे बस आई, तो 10 और 10 20 मिनट हमने इंतजार किया। तो भाई वही होगा ना, 10 मिनट पहले गए, 10 मिनट लेट बस आई, 10 और 10 को जोड़ देंगे, कितने मिनट का टाइम आ जाएगा? 20 मिनट का। वही मैंने कर दिया मेरे भाई। अब ये मिनट था ना, इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर दिया। देखो जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएंगे, 3 गुणा 2 6, 6 से ये 6 भी कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन में 4 ढूंढ लीजिए। ए ऑप्शन में 4 है तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 4 किलोमीटर। दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है ये। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल देखिए, अब आप एक बार करके देखना, इसको करके देखना, आपके दिमाग में आ भी गया ना तो आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आंसर देख के दिमाग खराब हो जाएगा, आप गलत लगा दोगे इस सवाल का उत्तर। करके देख लीजिए एक बार, भरोसा नहीं है तो एक बार वीडियो को रोकिए, करके देखिए। 90% बच्चे गलत उत्तर निकाल देंगे इसका, 90% गलत निकालेंगे मेरे भाई। एक बार आप कर लीजिए ऐसा, रोकिए वीडियो को और फिर सोल्व करिए दोस्तों, गलत मिलेगा आपका पक्का। देखिए मैं बताता हूं क्या है। देखो दोस्तों ये जो 0.4 के ऊपर ये जो लाइन खींची हुई है ना, इस लाइन को हम बार के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन होते हैं लाइन, इसको दोस्तों बार बोलते हैं, बार। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी किसी संख्या से इस बार को हटाना हो, जब भी किसी संख्या से बार को हटाया जाता है तो जितने अंकों के बाद बार होता है उतने हम, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतनी बार हम नो का यूज करते हैं। नहीं समझे ना? सुनिए, जैसे मैं सवाल लिख देता 0.5 के ऊपर बार कितने के बराबर आएगा, तो 5 मतलब 1 अंक है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिख देंगे, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 5/9। नहीं समझे? फिर सुनिए, जैसे मैंने लिख दिया 0.12 के ऊपर बार, यहां 2 अंकों पे बार है, बटे में 2 बार 9 आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा इसका। नहीं समझे? फिर सुन लीजिए, मैंने लिख दिया 0.123 पे बार, 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 बार 9 आ जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अच्छा आपने कभी एक सवाल देखा हो सकता है आपको लाइफ में इस सवाल से पाला पड़ा हो, तो आपने जरूर देखा होगा, आपकी किसी किताब में ना ये सवाल लिखा हुआ मिल जाएगा, 6.46 के ऊपर बार, और आपको आज तक समझ ही नहीं आया होगा कि यार ये क्या होगा, ये क्या बला है, मेरे को पता ही नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से, 6.46 के ऊपर बार है, बताइए आप कितनी बार 9 लिखूं? आप बोलेंगे सर 2 बार 9 है, 2 बार 9 लिख दीजिए। देखो ये 6 से ही
40/99 बन गया ना। अब इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दीजिए। 99 गुणा 6 करोगे तो दोस्तों ये 594 हो जाएगा, प्लस में 40, 640/99, 640/99 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल होता है, ये डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी घबराना नहीं। बस इस लाइन का मतलब होता है बार, और बार जब भी किसी संख्या से हटता है, जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार नीचे 9 आ जाता है। इतनी सी कहानी की है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब आप बोलेंगे यार गुरुजी अब तो ये सवाल हम कर देंगे, अरे अब भी आप नहीं कर पाओगे। चलिए मैं बताता हूं, देखिए दोस्तों 4 के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 पे, तो 1 बार 9 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका वर्गमूल बताना है भाई, इसका वर्गमूल बताएंगे तो देखो ये 4 का वर्गमूल तो 2 आया और 9 का वर्गमूल 3 आया। अब भाई ऑप्शन में 2/3 है ही नहीं, फिर समस्या खड़ी होगी। अब फिर से सुनिए, जब आप 2 में 3 का भाग लगाएंगे ना, बताइए क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो जाएगा ही नहीं, तो मेरे भाई पॉइंट लगा देंगे, तो ये 20 बन जाएगा। 3 का भाग करेंगे 6 बार, फिर करेंगे 6 बार, फिर करेंगे 6 बार, फिर करेंगे 6 बार, हर बार 6 की पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो दोस्तों जब किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है ना, तभी इस बार को लगाया जाता है। यह बार हमेशा इसी चीज को दर्शाता है कि ये 6 बार बार आ रहा था। इस बार बार की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने 6 पे बार लगा दिया, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अच्छा, कभी तुमने ये देखा 2/3 किसके बराबर होगा? ऑप्शन में ऐसा देखा होगा ना, ये वही बला थी दोस्तों और कुछ भी नहीं थी। अब आप बताइए आपका उत्तर क्या था? सोचिए एक बार सोचिए आपका उत्तर क्या था। दोस्तों बहुत कम बच्चे इसका डायरेक्ट उत्तर पहली बार में निकाल पाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, अब आज के बाद ये बार वाला सवाल परेशान नहीं करेगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये दोस्तों आयत, देखो आयत और वर्ग दो चीज जरूर पढ़ के जाना। दोस्तों आयत का सवाल आने के 99% चांस है। क्षेत्रमिति से जब भी सवाल बनता है ना मेरे भाई, आयत का सवाल एग्जामिनर पक्का उठाने की कोशिश करता है। देखो मेरी तो ये सोच कहती है आयत, वर्ग और व्यर्थ, 3 चीजों को जरूर पढ़ के जाइए। आयत, वर्ग और व्यर्थ। वर्ग को नहीं पढ़ते तो मेरे भाई यहां से आयत और व्यर्थ को जरूर पढ़ के जाना, क्षेत्रमिति से पक्का सवाल आएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, बताइए आयत का क्षेत्रफल तो निकालना आसान है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर दे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात होती है? लेकिन ऐसे ही डर जाते हो आप। लंबाई दे रखी है 84, चौड़ाई दे रखी है 40, गुना कर देंगे 4 गुना 4 16, 4 गुना 8 32 और 1 33, 3260 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ये डी ऑप्शन में बैठा भाई 3260, सॉरी 3260, हाँ 3360 आएगा दोस्तों। गड़बड़ कर दी मैंने, एक नहीं जोड़ा इसमें ना, ये आपके चक्कर में मैं एक जोड़ना भूल गया भाई। 0, 4 गुना 4 16, 4 8 32 और 1 33, ए ऑप्शन आ जाएगा 3360। बिल्कुल आसान है कि नहीं? बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अरे बोलिए लंबाई गुना चौड़ाई, काम खत्म हो गया। उम्मीद है भाई समझ गए होगे आप। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखो ये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। अब भाई साहब पता नहीं बच्चों को क्या डर लगता है कि यार चक्रवृद्धि ब्याज में पता नहीं क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मैं बताता हूं आसान तरीका क्या होता करने का। दोस्तों जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपने करना हो, देखो एक छोटी सी बात याद रखना, अगर आपने 2 वर्ष का कभी, अगर आपने 2 वर्ष का कभी दोस्तों, अगर आपने कभी 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो चक्रवृद्धि, तो आप 2:1 याद रख लेना। अगर दोस्तों कभी आपने 3 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो आप अनुपात 3:1 लिख लेना। 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो अनुपात क्या याद रखोगे? 2:1 रखोगे। 3 का निकालोगे तो क्या याद रखोगे? 3:1। अरे बोलिए 2 का क्या लिखोगे? आप बोलेंगे गुरुजी 2 के लिए तो हम 2:1 लिखेंगे। अरे 3 के लिए क्या लिखोगे? 3:1 लिखेंगे, 3:1 लिखेंगे। बस अब की बार 3 का ब्याज बताना, देखना कितना आसान होता है। देखिए ध्यान से, यहां मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 1, तो 3 साल का जब भी ब्याज निकलेगा तो 3:1 लिख देंगे। अब मूलधन की राशि बताइए क्या है? मूलधन की राशि है दोस्तों 8000। दर बताइए क्या है? 5%। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 8000 का 5% निकाल के इस 3 के ऊपर लिखते हैं। 8000 का 5% निकाल के 3 के ऊपर लिखेंगे। अब आपको समझ नहीं आएगा कैसे? एक तो सिंपल तरीका है 8000 गुना 5/100, लेकिन बटे 100 होने के कारण कितनी जीरो कट जाएंगी 8000 से? 2 जीरो, तो मैं 2 जीरो डायरेक्ट काट के गुणा कर दूंगा। 2 जीरो मैंने काट दी, 80 गुना 5 बताइए कितना आएगा?
आप बोलेंगे सर 400 आएगा। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी देखिए, 400 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 4 गुणा 5 बताइए कितना आएगा, 20 आएगा। दोस्तों 8000 का 5% पहले यहां लिखो, यहां पे जो आए उसका 5% यहां लिखो, यहां से जो आए उसका 5% यहां लिखो। 20 गुणा 500, 100 से 2 जीरो हटाएंगे, 1 आ जाएगा। मेरे भाई गुणा कर दो, उत्तर आ गया। 400 गुणा 3 1200 प्लस 20 गुणा 3 60 प्लस 1 गुणा 1 1, 1200 प्लस 60 प्लस 1 1261 जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। बताइए इसमें ऐसा क्या है जो आपको परेशान करेगा। 3 3 1 लिख दिया, 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1, गुणा करी, जोड़ दिया, कहानी खत्म। उम्मीद है भाई आपको समझ आया होगा। चलिए हर एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों ये अधिक कोण पूछ लिया। अब एक बार आप मेरे को बताओगे सारे कोणों के बारे में नॉलेज है आपको? बताओ फिर न्यून कोण क्या होता है? पता है न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कोण छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। बताओ फिर समकोण क्या होता है? अरे समकोण का भी नहीं पता, 90 डिग्री का जो कोण होता है ना उसी को समकोण कहते हैं। फिर बताओ अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अच्छा बताओ व्यर्थ कोण क्या होता है? जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसको सरल कोण या रज्जु कोण बोलते हैं। कितने डिग्री का होता है? 180। और कंप्लीट सर्कल यानी कि संपूर्ण कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। उम्मीद है भाई समझ गए होगे आप बात को। तो पूछा अधिक कोण क्या है, तो भाई 90 डिग्री से बड़ा जिसमें होगा ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा 180 से छोटा, लेकिन ध्यान रखिए 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण। इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अधिक कोण वाला, याद रखना इस बात को। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लो ये इसको तो देखते ही भाई पता ही नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। कहते हैं कि गुरुजी आज तक ये साइन वाला लफड़ा समझ ही नहीं आया। अरे ये साइन वाला लफड़ा मत समझो, आप क्लास को देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। ये वैल्यू कभी भी अगर माइनस में आ जाए, जैसे अभी लिखी हुई है ना माइनस में सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू कभी भी माइनस में आ जाए तो इस संख्या के हमेशा ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनका जो अंतर होता है ना, अंतर, वो यहां पे लिखा हुआ नंबर बन जाए। दोस्तों अंतर जो होता है ना, अंतर, वो आ जाए। ये सी की वैल्यू कभी प्लस में आ जाए तो संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे बीच वाला नंबर आए, और अगर सी की वैल्यू कभी माइनस में आए तो ऐसे टुकड़े करो कि उनका जो अंतर है वो यहां पे लिखा हुआ नंबर आ जाए। तो बताओ इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? देखो 3 गुणा 4 करोगे तो 4 आएगा नहीं। हम यहां क्या करेंगे दोस्तों? 6 गुणा 2 कर देंगे। 6 गुणा 2 बताइए कितना होता है? आप बोलेंगे सर 12 होता है। अच्छा ये बताइए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। आप देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होती है, अगर यहां माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू माइनस की आएगी, अगर यहां प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू प्लस की, बीच में अगर माइनस है तो बड़ा माइनस का, बीच में अगर प्लस है तो बड़ा प्लस का। उम्मीद है भाई समझ गए होंगे। यहां पे माइनस है तो माइनस का 6 आएगा और दोस्तों प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसको x के साथ चिपका के लिख दो, x के साथ 6 लिख दो और दोस्तों x के साथ जैसा साइन है वैसा लिख दो। x माइनस 6 x प्लस 2, ढूंढो किस ऑप्शन में है भाई? इसमें भी नहीं है। x माइनस 6 x प्लस 2 इसमें है, बाकी किसी में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 2, x माइनस 6 x प्लस 2, बी ऑप्शन में है, ये उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाई। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये देखो दोस्तों पॉइंट वाली संख्याओं को डर जाते हो आप देखते ही। देखो आज मैं आपको बड़ी काम की चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करने से कभी नहीं डरना। सुनिए मैंने आज कहा है आपको हर एक सवाल में नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, और उस कॉन्सेप्ट में आज के बाद तुमको कभी दिक्कत नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना। देखो दो आपको आता है ना, फिर भी आप सुनिए। जैसे मैंने लिखना होता भाई 0.002 गुणा 0.3, दोस्तों इनकी मैंने गुणा करनी होती। देखो आप एक काम करिए, गुणा करते टाइम ना पहले पॉइंट को भूल जाइए। आप भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ नहीं है, आप इस बात को भूल जाओ पॉइंट लगा ही नहीं। अगर आप इस बात को भूल जाओगे पॉइंट लगा ही नहीं तो आपको 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। बताइए 2 गुणा 3 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 2 गुणा 3 तो 6 होता है। अब देखो क्या होता है कि गुणा करते समय दशमलव अंक आपस में जुड़ जाते हैं। 1 2 3, 3 के बाद है और एक ये 4,
4 अंकों के बाद उत्तर में पॉइंट लगेगा। एक अंक ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 अंक हो लिए, अब पॉइंट लगा दो, ये उसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, गुणा करते समय दशमलव अंक हमेशा जुड़ जाएंगे। गुणा करते समय दशमलव अंक हमेशा जुड़ जाएंगे। यहां पे दोस्तों कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद, तो 4 के बाद यहां आ जाएगा। देखिए अब वो आसान हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है आपने इसका उत्तर भी याद कर रखा हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम 16 की और 64 की, सॉरी 14 की और 64 की गुणा करेंगे। 14 गुणा 4 56, 14 गुणा 4 6, 14 गुणा 6 84, सॉरी 84, और 5 जोड़ देंगे दोस्तों 89। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। ऑप्शन में देखिए किस में 6 के बाद पॉइंट है, 3 जीरो कहां भाई, ये बैठी सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में 3 जीरो बैठी हुई है, तो दोस्तों ये अपना उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये दोस्तों, डरना है ही नहीं अपने को। पॉइंट वाली संख्याओं की गुणा करोगे, गुणा करते समय दशमलव अंक जुड़ जाएंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे भाई। अगर आपको अच्छी लगे ना दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई। इतना काम कर देना। क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा, इसी तरह लेके आऊंगा, याद रखिए इस बात को। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो है छोटा सा, लेकिन पेपर में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता। आप आगे मत भागिए, बस ये देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़ लिया करो बस। दोस्तों एक छात्र ने ना 40 अंक प्राप्त किए और भाई वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस ये देखेंगे कि भाई उस छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। हमने कुछ नहीं करना, हम दोस्तों यहां से बस ये देखेंगे। इस बात को ना आप अपने ऊपर ले लो। आपने कोई पेपर दिया, 40 नंबर ले लिए और आप 20 नंबर से फेल हो गए। 40 नंबर लिए, 20 से फेल हो गए। बताओ पास होने के लिए आपको कितने चाहिए थे? गुरुजी 40 लिए 20 से फेल हो गए, तो भाई 60 ही तो चाहिए थे ना। 40 लिए 20 से फेल हो गए ना, कितने नंबर चाहिए थे? 60 चाहिए थे। कहता है कि भाई परीक्षा का जो पास परसेंट है ना वो 40 है, तो परसेंटेज में जो 40% चाहिए थे ना, वो दोस्तों अंकों में 60 के बराबर होंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 40 का भाग हो जाएगा। पूर्णांक का मतलब 100% की वैल्यू पूछना चाहता है, 100 से गुणा कर देंगे, 0 कट जाएगी, 4 से काट देंगे 25, 25 गुना 6। इस सवाल का जो उत्तर है वो मेरे भाई 150 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके बीच में है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का जो योग है वो 35 है, तो 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी? देखो मेरे को सुनो दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीखने हैं आपने, सवाल तो आप कर ही सकते हो, हर एक चीज आपको सीखते हुए चलना है। देखो दोस्तों राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया है 3:4। कहता कि भाई राम और श्याम की जो आयु है ना वो 3:4 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग दिया है 35। दोस्तों देखो आपने कुछ नहीं करना मेरे भाई, जब भी किसी सवाल में आपको योग दे रखा हो ना, योग जब भी आपको दे रखो, ध्यान कहां है आपका, योग जब भी आपको दे रखा हो दोस्तों अनुपात को जोड़ लेना है। अनुपात के योग को प्रश्न में दिए गए योग के बराबर लिखना है। 4 और 3 बताइए कितना होता है? गुरुजी 7 होता है। 7 को बराबर लिखेंगे 35 के। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 7 का भाग कर देंगे, 5 आ जाएगी। 5 की गुणा 3 में दोस्तों ये 15, 5 की गुणा 4 में 20। कहता आज के दिन राम श्याम कितने के हैं? आज के दिन राम 15 का है, श्याम 20 का है। लेकिन आज के दिन तो दोस्तों पूछा ही नहीं। कहता कि 5 साल बाद कितने के होंगे? मेरे भाई 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और दोस्तों ये हो जाएगा 25। 20 और 25 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों जब भी आपको योग दे रखा हो ना मेरे भाई, योग दे रखा हो तो अनुपात का भी योग करना है, प्रश्न में दिए गए योग के बराबर लिखना है। एक की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर देना है, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। 5 साल बाद पूछा था इसलिए 5 जोड़ दिया, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज बड़े प्यार से मैं आपको सिखाने के मूड में आया हूं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप। अब देखो ये जो कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि यार गुरुजी ये पॉइंट लगता कहां पे है? भाई आज के बाद तुमको ना ये पॉइंट वाली समस्या नहीं आने दूंगा मैं, और तो कुछ भी हो जाए चाहे। आज के बाद ये पॉइंट तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ दूंगा। आज के बाद ये पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बस आप विश्वास रखिए। थोड़ी सी एक बार थोड़ी सी देर मेरे को ध्यान से सुन लीजिए बस।
एक बार 2 मिनट तक मेरे को ध्यान से सुनोगे ना, आज के बाद आपकी झंझट खत्म होने वाली है। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं ना, तो सबसे पहले दोस्तों उस संख्या का हम वर्गमूल लिख लेते हैं। जैसे मैंने इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले मैं 81 का वर्गमूल लिख लेता हूं 9, लिख लिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, वर्गमूल निकालते समय दशमलव अंक आधे हो जाते हैं। वर्गमूल निकालते समय दशमलव अंक आधे हो जाते हैं। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, 6 का आधा क्या होगा 1 2 3, यहां 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो मेरे भाई ये अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। यहां देखिए 25 का वर्गमूल हम लिख देंगे 5, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, ये उत्तर आ जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, सॉरी 2 है आधा, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आधा कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब अपना जो सवाल है उसको आसानी से कर पाएंगे आप। देखो ध्यान से सुन लो अब एक बार, देखो अब इस सवाल को करना बताओ कितना आसान हो गया। देखो 0.1, 1 का वर्गमूल दोस्तों 1, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लग जाएगा, 0.1 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्तों एक चीज और याद रखना आप है ना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए 0.4 का वर्गमूल, तो याद रखना कि जिन अंकों में विषम अंकों के बाद पॉइंट लग जाते हैं ना, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो आप ना ये 2 हैं इनको याद कर लेना, इनको रट लेना मेरे भाई, कि अगर कभी आपसे पूछे 0.4 का वर्गमूल तो 0.632 बोल देना। अगर आपसे पूछे 0.9 का वर्गमूल तो 0.948 बोल देना। दोस्तों ये पूछे तो ये याद रखना, ये पूछे तो ये याद रखना, हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ये सवाल उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहां पे 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हमेशा पूर्ण वर्ग वो होंगी जिसमें पेयर में पॉइंट आएगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद, इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है 6x - 3 और दोस्तों 7x + 4। देखो ये भी एक कई बार झंझट रहता है बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसे समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, इसमें 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। एक वैल्यू वो है जो x के साथ लिखी हुई है और एक वैल्यू वो है जो खाली संख्या लिखी हुई है, अंक लिखा हुआ है, x उसमें नहीं है। दोस्तों x की वैल्यू को हमेशा याद रखना, छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ लेके जाना है, छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ लेके जाना है, पहली काम की बात। दूसरी काम की बात, अगर हम x को इक्वल टू के उधर लेके चले गए तो जो उधर नंबर होगा ना वो इक्वल टू के इधर आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को एक तरफ उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर हम x को इक्वल टू के उधर लेके गए तो उधर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर वाला उधर जाएगा तो उधर वाला इधर आ जाएगा, उधर वाला इधर आएगा तो उधर इधर वाला उधर चला जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहां पे ये 6x है, 6x को अगर हम उठा के उधर ले जाएंगे ना तो ये 4 उठ के इधर आ जाएगा, एक दूसरे के उल्टा होता है ये। तो 6x उधर जाएगा तो 7x पहले लिखा हुआ है, प्लस की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और दोस्तों ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये 7 में से 6 घटाओगे तो x बच जाएगा। अब माइनस माइनस सेम साइन बनाने पे साइन तो सेम रहेगा लेकिन नंबर जुड़ जाएंगे दोस्तों, 4 3 7, तो x की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी। यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ चुके हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो, लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल जरूर पूछता है। दोस्तों क्या करेगा, अपने को ना 2 संख्याओं का एचसीएफ दे देगा, 2 संख्याओं का एलसीएम दे देगा। एक संख्या देके मेरे भाई दूसरी संख्या पूछ लेगा, अपने को एक संख्या देके अपने से दूसरी संख्या पूछ लेगा। यह काम करना है कि जब भी अपने को 2 संख्याओं का एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, एक संख्या देके दूसरी पूछेगा, हम एचसीएफ को लिखेंगे, एलसीएम को लिखेंगे, दिए हुए नंबर का भाग लगाएंगे, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। भाई एचसीएफ दिया गया है दोस्त 15, एलसीएम दिया गया है 450।
दोस्तों एक संख्या दी गई है 450, लो ये तो डायरेक्ट ही कट गया मेरे भाई, 450 से 450 कट गया, उत्तर बताइए कितना आ जाएगा, 15। बताइए कितना आसान है। एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, एक संख्या देके दूसरी पूछेगा, तो याद रखना एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल को एक संख्या से भाग करने पे दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, एक सवाल ऐसा भी आपको देखने को मिलता है पेपर में, आपके पास किताब में होगा, डर लगता है ना ऐसे सवाल से, बिल्कुल आसान होता है। जो इसमें अपने को वैल्यू देगा ना, वैल्यू देगा, उसको उठा के उसकी जगह पुट कर देना है। जो दोस्तों वैल्यू अपने को दे रखी होगी ना, उसको उठा के उसकी जगह पुट करना है। यहां x है अपने पास 2, y है 3, तो यहां मैं लिख दूंगा 2 + 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 3। तो दोस्तों 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 25 में से 12 घटाओगे तो इस सवाल का उत्तर अपने को क्या मिलेगा 13। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आएगा ना मेरे भाई, तो जो वैल्यू अपने को देगा ना, ऐसे 2 है, ए बी सी मिल सकता है, एक्स वाई जेड मिल सकता है, कुछ भी हो चाहे, जो वैल्यू दे रखी है उसको उठा के उसकी जगह रखिए, पावर में जो है वो करिए, सोल्व करिए, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है ऐसा आप कर पाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, कर्ण 13 है, क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 गुणा में आधार गुणा में कर्ण। तो दोस्तों 2 से काट देंगे 13, 2 × 6 = 12, 13 × 6 कितना आया 78। अब भाई साहब ये 78 उत्तर आ गया। अब आप निकाल दोगे, ऑप्शन में भी मिल गया, खुश हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये काम अगर आपने कर दिया ना, ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होते हुए सॉरी, आप एग्जाम में क्या करते हैं, जो दिया होता है ना उसी को टेक देते हैं, उठा के रख देते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज होता क्या है। दोस्तों समकोण त्रिभुज होता है जब एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो याद रखिए इस भुजा को जो 90 के सामने होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसको हम कर्ण कहते हैं। और क्षेत्रफल में कर्ण का कोई यूज नहीं होता। यहां कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। अब देखो ये 2 3 ट्रिपलेट नंबर है तुम्हारे काम के, ये याद रख लीजिए। ये 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, 8 15 17, ये नंबर याद रख लीजिए। इन्हीं में से कुछ पूछता है, जैसे 13 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब 13 12 के साथ क्या है 5, तो ये बुझाना 5 हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई यहां पे इस कर्ण का कोई यूज नहीं है, बस ये तो इसलिए दिया है ताकि आप ये वाली भुजा निकाल पाओ। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई कर देंगे, 2 से काट देंगे 6, 6 × 5। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो भाई 30 आ जाएगा। 30 ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आएगा, ना कि 78 आएगा। ध्यान रखना इस बात को आप, ये जल्दबाजी में दोस्तों गलती करोगे आप पेपर में, लेकिन ये गलती मत करना। अब बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, कर्ण का यूज नहीं करना मेरे भाई, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये भी बहुत बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये पेपर में भी आएगा, 15 जनवरी को पेपर में मिलेगा दोस्तों ये सवाल। देखो कुछ नहीं करना, लिखा हुआ है 9 महिलाएं किसी काम को 21 दिन में करती हैं। भाई 9 महिला है, कोई काम 21 दिन में करती हैं। महिला आदमी जो भी दे, दिनों की संख्या में दोस्तों गुणा करके लिखते हैं। पहली बार लिख लिया तो 7 महिला कितने दिन में करेंगी, दूसरी बार के दिन निकालने हैं, पहली बार के दे रखे हैं दोस्तों। 7 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो 9 × 3 उत्तर कितना आएगा 27। मेरे भाई बस इस काम को ना इतना ही करना होता है। ये MDH का फॉर्मूला होता है M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2। इसको बराबर में लिखते हैं और कुछ नहीं करते मेरे भाई, आसान से उत्तर निकाल लेते हैं। तो आदमी गुना दिन दिए गए थे, 9 महिला 21 दिन, 7 महिला कितने दिन, बराबर लिख दिया, सोल्व कर लिया, उत्तर आ गया मेरे भाई। समझ गए ना इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों ये बड़ा प्यारा सवाल है, एक बार आप खुद करके देख लीजिए, आपको नहीं होगा तो मेरे को सुन लीजिएगा ध्यान से, अब है ना, मेरे को ध्यान से सुनना। देखो कुछ भी नहीं करना, आसान चीजें हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 50% लड़के, 40% लड़की उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण दोस्तों फेल कितने हुए। तो देखो आप कुछ मत करिए, आप इसमें ये देखिए, सबसे पहले अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल।
कि भाई लड़के कितने फेल हुए। दोस्तों टोटल लड़कों ने कितनों ने परीक्षा दी, 1100। भाई 1100 लड़कों ने परीक्षा दी। अब आप एक बात बताइए, 50% लड़के पास हो जाएंगे तो फेल कितने परसेंट होंगे? अरे तुम जिस क्लास में बैठे उसमें से 50 पास है तो फेल कितने? 50। तो दोस्तों 50 पास है तो 50% फेल, और 1100 का 50% निकालेंगे, 50 से गुना करके बटे 100 कर देंगे, पता चल गया भाई लड़के फेल हो गए 550। अब अगर हम देखें दोस्तों लड़की कितनी फेल, तो देखो लड़की कितनी परीक्षा में बैठी, पहले ये देखो, लड़की बैठी भाई 900। अब 900 में से 40% लड़कियां फेल होगी, 40% फेल होगी तो पास कितनी? 40% फेल तो पास, सॉरी 40% पास होगी तो फेल कितनी? 60। 60% फेल हो जाएंगी, 900 का 60% निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 540। भाई 550 लड़के फेल, 540 लड़की फेल, टोटल विद्यार्थी कितने फेल? आप बोलेंगे सर टोटल फेल हो गए भाई 1090। 1090 कितने में से फेल? ये देखो कितने में से फेल, कितने में से? 1100 लड़के थे, 900 लड़की थी, टोटल कितने हुए? 2000। बटे में लिख देंगे भाई 2000, और दोस्तों इंटू कर देंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा अपना। 0 से 0 कट जाएगी भाई, 1 0 से ये कट गई, 109 का आधा 54.5। 54.5% जिस ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है मेरे भाई आप ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये एक और कॉन्सेप्ट आपके बीच में आ गया, बड़ा ही मैं कह रहा हूं दोस्तों हर एक सवाल में नया कॉन्सेप्ट है आज। देखो यहां गुणा में 0 है दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे ना रिजल्ट हमेशा 0 आ जाएगा, चाहे कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो। 0 से जब भी आप गुणा करोगे ना, लिख दिया 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, 2 की पावर 3 गुणा 0, तो 0 जब भी किसी संख्या के गुणा में आएगा ना, बाकी सभी वैल्यू को वो 0 बना देगा। तो यहां पे इसका मान चाहे कुछ भी आए, गुणा में 0 है तो इसका रिजल्ट भी अपने को 0 ही मिलेगा। दोस्तों किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 0 आएगा, लेकिन याद रखना गुणा में 0 होना चाहिए, गुणा में 0 होना चाहिए दोस्तों, प्लस या माइनस में 0 नहीं होना चाहिए। गुणा में 0 होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहां पे इसके गुणा में 0 था इसलिए हमने 0 कर दिया, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता कि भाई 1500 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। देखो दोस्तों छोटी सी बात है कि भाई हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा होगा वो लिखेंगे गुणा दोस्तों 100। अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगी तो 100 से घट जाएगी, और मेरे भाई बटे में लिख देंगे 100। दोस्तों ये विक्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे गुरुजी। अरे क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। कहता है भाई 1500 रुपए क्रय मूल्य है, 1500 रुपए लिख दिए, 15% का लाभ है 115 लिख दिया, और बटे में लिख दो 100। दोस्तों 0 से तो 0 कट गई, 15 गुना 5 ये हो जाएगा 75, 15 गुना 1 15 और 7 22, 2 बचेगा, 15 और 2 17, 1725 जिस ऑप्शन में है वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो 1725 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखो ये दोस्तों अपने ट्रिग्नोमेट्री में जो सारणी होती है यानी कि जो टेबल होती है, वहां उस टेबल को ना आप एक बार जरूर रट लेना मेरे भाई। tan 45 का मान कितना है, tan 30 का मान कितना है, sin 90 का मान कितना है, कोसेक 45 का मान कितना है, यहां से एक सवाल जरूर आ जाता है पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को पढ़ के जाइए, उम्मीद है नहीं आएगा सवाल, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो सारणी को याद करके चले जाना, बात बन जाएगी। sin 45 का मान दोस्तों होता है 1/√2, तो ये बात याद रखना दोस्तों। देखो साइन के तो मान मैं आपके सामने लिख ही देता हूं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान पता है आपको कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान मेरे भाई 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। तो दोस्तों अपने सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा भाई 1/√2। दोस्तों तो ये जो आज 25 सवाल लिए हैं, ये 25 सवाल नहीं थे, ये 25 कॉन्सेप्ट थे।
कल की क्लास में मैं 26 नंबर से आगे करूंगा, मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कल थोड़े एक्स्ट्रा सवाल करा दूं टाइम मिले तो, लेकिन आज मेरे भाई 25 क्वेश्चन आप करिए, अच्छे से 25 कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, यहां से आपको पेपर में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अपना विश्वास बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, आप अपना प्यार दोस्तों यूं ही बनाए रखिए भाई। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, यारे प्यारे दोस्तों को जरूर बताना, जो भी आपके छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं। अपनी जो भी वीडियो दोस्तों चैनल पे है, आर्मी वाली पुराने पेपर भी मैंने सोल्व करा रखे हैं, कम समय है तो आप वो देख सकते हो। डेली के मैथ्स के 15-15 क्वेश्चन आपको वहां पे पेपर वाइज मिलेंगे, आप उनको भी कर लोगे ना तो भी मेरे भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।